जय हिंद। मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अशोक के बृहद शिलालेख को पढ़े थे, है ना। कि आपका पूरा आधा कंप्लीट कर चुके थे और आधा बचा था, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आधा, यानी बृहद शिलालेख संख्या 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग का पढ़ना क्या, अशोक का बृहद शिलालेख। उसमें से हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, तो संख्या 8 से आज हम लोग को पढ़ना है। संख्या 8, है ना। तो संख्या 8 हम लोग देखेंगे। संख्या 8 देखिए, अशोक ने संख्या 8 में क्या कहा है। अशोक ने संख्या 8 में धम्म यात्रा का उल्लेख किया है। क्या किया है, धम्म यात्रा का उल्लेख किया है। कहा कि हमेशा लोगों को धम्म यात्रा पर जाना चाहिए, यानी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, है ना, घूमने के लिए। जो अशोक ने बृहद शिलालेख संख्या 8 में क्या उल्लेख किया, तो धम्म यात्रा का उल्लेख किया। ध्यान रखिएगा, धम्म यात्रा। फिर देखेंगे हम लोग संख्या 9। संख्या 9 में अशोक ने क्या उल्लेख किया है, तो सच्ची भेंट और शिष्टाचार। सच्ची भेंट क्या है, अशोक ने बृहद शिलालेख संख्या 9 में क्या उल्लेख किया है, तो सच्ची भेंट और शिष्टाचार। उल्लेख इसलिए क्या, देखिए अशोक ने कहा अपने प्रजा को कि आप जो जिससे भी आप भेंट कीजिए अपने परिवार से, तो सच्चा अपने दिल को गहराइयों से भेंट कीजिए और उनके भी शिष्टाचार बना के रखिए। अगर आपसे बड़े हैं तो उनको शिष्टाचार के अनुसार उनको अच्छे से भाव यानी आदर संस्कार कीजिए, है ना। आज देखिए जनरली सच्ची भेंट आपको देखने के लिए कहाँ नहीं मिलेगा। अगर आप शहर में देखिएगा तो शहर में इसका सच्ची भेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। सच्ची भेंट आपको आज भी देखना है तो गांव में अपने ननिहाल या कहीं भी आप जाके जाइएगा तो आज भी वो इस प्रचलन प्रचलित है कि आज भी जितना अगर उनके आपके नाना नानी से पैसा बनेगा या रुपया बनेगा, वो आपके पैकेट में 10 500 रुपया 200 रुपया 100 रुपया आपके पैकेट में डाल लेते, वो सच्ची भेंट कहलाता है ना। दिल के गहराइयों से वो भेंट होता है। आप ना भी कहिएगा तो भी आपके नानी या जो भी आपके परिवार है वो आपके पैकेट में पैसा डाल देते। लेकिन नहीं, आप अगर शहर में देखिएगा तो इस शहर में प्रचलन हट चुका है। अगर आपके यहाँ किसी अपने परिवार के रिश्तेदार के यहाँ जाइएगा तो बोलिएगा कि हम जा रहे हैं घर, तो कह रहा है ठीक है जाइए, जा रहे हैं तो जाइए, उसको फिर कोई नहीं आपको रोकेगा भी नहीं। लेकिन नहीं, इसके उल्टा भी अभी भी आपको प्रचलन देखने के लिए मिलेगा। कहाँ, गांव के देहात में। या आज भी लोग अगर आप अपने परिवार या रिश्तेदार के यहाँ से आप लौटिएगा तो बोलिए कि जा रहे घर, तो आपको जितना बुन से बनेगा 1000 रुपया 500 200 रुपया 100 रुपया आपको पैकेट में धराएंगे। भले आप लीजिए ना लीजिए, ना भी लीजिएगा तभी वो आपको दे के चलाएंगे। हाँ, तो ये सच्ची भेंट होता है। अंदर दिल के गहराइयों से सच्ची भेंट की कहने का मतलब, है ना। तो ये हो गया। और शिष्टाचार, जैसे आपके मन नानी है तो उसके बीच आपको प्रणाम करना है ना। जो शिष्टाचार है, अपने बड़े को साथ आदर करना है। हिल कह रहा है जी, जब न तभी हिल जाता है, इसको अच्छा से देखवाना पड़ेगा। हम लोग अब देखेंगे बृहद शिलालेख संख्या 10 में देखिए अशोक ने आदेश दिया अपने अधिकारियों को। अशोक ने आदेश क्या दिया अपने अधिकारियों के, राजा मतलब हम, यानी अशोक खुद कर रहा कि राजा और अधिकारी, जो हमारे कंट्रोल में जो अधिकारी है सब हमेशा प्रजा के हित के लिए सोचेगा। कौन, राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के लिए सोचेगा। देखिए ये लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र में भी अशोक क्या करा कि राजा मतलब हम स्वयं और अधिकारी भी हमारा जो है सब क्या करेगा, तो प्रजा के हित के लिए सोचेगा, यानी प्रजा के भलाई के लिए सोचेगा। कौन कह रहा, बृहद शिलालेख संख्या कौन में, तो 10 में अशोक ने क्या करा, है ना। तो देखिए क्या करा, राजा और अधिकारी, राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के लिए हित के लिए सोचेगा। ये 10 कंप्लीट हो गया। 11 देखेंगे तो 11 में देखिए अशोक ने धम्म का उल्लेख किया। क्या किया है, उल्लेख, धम्म का उल्लेख किया है। ये धम्म क्या है, तो धम्म का मतलब धम्म क्या है, किसमें उल्लेख किया है, तो बृहद शिलालेख संख्या 11 में। धम्म क्या है, तो आपको पिछले क्लास में बताए थे, बड़ों को आदर करो, शिष्टाचार, है ना, कम खर्च करो, ये सब जितना कम खर्च करो, कम संग्रह करो, अल्प खर्च और अल्प संग्रह करना, ये सब क्या कौन सा चीज है, तो धम्म है। इस धम्म का उल्लेख किया किसमें, 11 में। अब हम लोग देखेंगे बृहद शिलालेख संख्या 12 में। देखिए अशोक ने क्या किया, इसमें बृहद शिलालेख संख्या 12 में क्या अशोक ने लिखवाया, देखिए एकदम इम्पोर्टेंट है। इसमें महिला महामात्र की नियुक्ति किया है। किसके, है ना, महिला महामात्र, यानी स्त्री महामात्र लिखिए अच्छा रहेगा। स्त्री महामात्र की नियुक्ति किया है और सभी प्रकार के
विचार को, सभी प्रकार के विचार को समान भाव दिया है। यानी इसमें बृहत शिलालेख संख्या कितने 12 में क्या अशोक ने लिखवाया है कि जितना भी आप देखें 8 जगह से बृहत शिलालेख मिला था ना, आपको बताए थे 2 को अफगानिस्तान से मिला था, एक आपका कौन सा कालसी जो उत्तराखंड से मिला था, एक गिरनार गुजरात से मिला था, एक आपका देख लीजिए सोपारा देख लीजिए कहाँ से मिला था आपका महाराष्ट्र, 2 उड़ीसा से मिला था, कौन कौन है ना, उड़ीसा से मिला था आपका धौली और जोहर, और एक मिला था कहाँ आंध्र प्रदेश से यारगुड़ी, ये आपको याद भी होगा। तो सभी 8 जगह जितना भी बात लिखवा रहा है, बृहत शिलालेख संख्या 14, ये सही बात है, सही में लिखा है, ऐसा नहीं कि केवल एक अभिलेख में लिखा है। 14 जगह से 8 जगह से मिला है बृहत शिलालेख। तो 8 जगह में जो बात मान ली देखिए पहला यहाँ है, तो पहला खंड यहाँ लिखा हो, दूसरा तीसरा चौथा, मतलब पूरा मिला के 8 के, तो जो 8 में 8 कॉलम में 8 जो बात लिखा है, तो इसमें भी 8 में सेम चीज लिखा है, इसमें भी सेम लिखा है, इसमें भी सेम लिखा है, इसमें भी सेम, मतलब सभी में जो 8 मिले हैं सभी में सेम चीज लिखा है। जैसे 9 देख लीजिए, 9 में क्या है, सच्ची भेंट और शिष्टाचार, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ, आपका अफगानिस्तान के 2 अभिलेख में मिलेगा, उत्तराखंड के अभिलेख में मिलेगा, यानी कब कौन मिलेगा, तो 9 कॉलम मिलेगा, यानी संख्या 9 में ध्यान रखिए, है ना, ये सब सेम मिलेगा, ऐसा नहीं कि कहीं आगे पीछे नंबरिंग का खेल है, आगे पीछे नहीं रहेगा, सब सेम रहेगा। तो ध्यान रखिएगा। 12 क्या है, स्त्री महामात्र का नियुक्ति किया, और क्या क्या सभी प्रकार के विचारों का समान भाव दिया, मैंने प्रत्येक व्यक्ति के विचार को अगर मतलब सुनेगा और सभी को एक निष्कर्ष के रूप में निकालेगा, क्या निकलता है, इन सभी प्रकार के विचारों को समान भाव दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 13, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन, देखिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें अशोक ने कलिंग युद्ध का उल्लेख किया, कलिंग युद्ध, इसने कलिंग युद्ध का उल्लेख किया, यानी कि अशोक इसमें क्या बृहत शिलालेख संख्या 13 में क्या उल्लेख किया, तो कलिंग युद्ध, अशोक ने कहा कि हम कलिंग युद्ध अपने है ना शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किए थे, जिसमें इसमें उल्लेख किया है। और देखिए कलिंग युद्ध किसमें, तो 13 में बताइए, उड़ीसा में भी 2 अभिलेख मिला था, कौन कौन अभिलेख, है ना, उड़ीसा में भी आपका उल्लेख मिला था, बताइए धौली और जोहर। देखिए अशोक बहुत चालाक राजा था, आज नहीं, आज तो बहुत पहले के बात का, प्राचीन की बात अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और अशोक इतना चालाक राजा था, देखिए किस तरह से चालाकी किया है। देखिए बृहत शिलालेख संख्या 13 में क्या अशोक ने उल्लेख किया है कि हम शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किए थे, यानी कलिंग युद्ध कर यानी कि उड़ीसा को हम अपने क्षेत्र में, हम अपने साम्राज्य में मिलाए थे, और 5वां प्रांत बनाए थे। क्या बनाए थे, 5वां प्रांत। इसके पहले अशोक का कौन प्रांत था, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, पूर्वी प्रांत और अवंती प्रांत, ये 4 प्रांत कौन दिया किसके शासन से चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से चल रहा था, लेकिन अशोक ने एक 5वां प्रांत को अपने साम्राज्य में जोड़ा था, कौन, तो कलिंग प्रांत, है ना, कलिंग प्रांत को जोड़ा था। तो अशोक ने क्या उल्लेख किया 13 में कि हम अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किए थे, और जीतकर हम अपने साम्राज्य को मिलाया। तो देखिए कलिंग में आपको उड़ीसा में बताए थे, आपको 2 अभिलेख मिला, कौन, एक धौली और एक जोहर। तो अशोक ने इस दोनों जगह पर इस कलिंग युद्ध का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि चालाक है। जैसे मान लीजिए कि विद्रोह हो जाएगा, मान लीजिए कि अगर देख लीजिए कलिंग और जोहर में अगर लिखवाया था कि हम कलिंग युद्ध किए हैं, यानी कि ये लोग कहता कि हम तुमको जीते हैं, तो क्या ऐसा हम लोग विद्रोह नहीं कर देगा, नहीं, समय समय पर विद्रोह कर देगा कि हम पहले इनके मतलब हम अलग देश थे, यानी कलिंग मतलब एक अलग देश था, है ना, तो ये लोग विद्रोह कर देगा कि अगर जान लगा कि हम मतलब कि हम लोग को जीता गया कि किससे, तो कलिंग युद्ध से। अगर भविष्य में अगर भी मान लीजिए कि हम अगर अशोक ने लिखवाया इसलिए कि अगर भविष्य में हम न भी रहें, तो बाद में इसको इन लोगों को पता ना चले कि कलिंग यानी कलिंग में युद्ध हुआ और अशोक ने इसको जीतकर अपने साम्राज्य में लाया। देखिए क्या हुआ था, तो इसमें क्या अशोक ने लिखवाया, तो लिखवाया सारे प्रजा मेरे संतान हैं। इसमें अशोक ने क्या लिखवाया कि सारे प्रजा मेरे संतान है। धौली और जोहर में क्या अशोक ने लिखवाया, सारे प्रजा मेरे संतान है। इसीलिए इसी को अतिरिक्त अभिलेख कहते हैं, अतिरिक्त, इसीलिए इसको क्या हम लोग कहते हैं, अतिरिक्त अभिलेख। तो प्रश्न आया कि अतिरिक्त अभिलेख कौन है, तो धौली और जोहर जो उड़ीसा में पड़ता है। किस लिए अतिरिक्त है, तो इसमें अशोक ने क्या लिखवाया, कलिंग युद्ध के बदले क्या लिखवाया, तो सारी प्रजा मेरे संतान है। देखिए इसमें क्या एक अच्छा अपने अंदर से एक विचार प्रकट किया, जितना प्रजा है हमारे क्षेत्र का
सभी हमारे संतान है। ये किस लिए लिखवा है? चूंकि एक धौली और जोहर कहाँ में आता था? उड़ीसा में। और उड़ीसा में आने का यहाँ विद्रोह होने की ज्यादा संभावना थी बाद में, है ना। तो देखिए आप आज ना आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। तो देखिए यहाँ पहले आपका देख लीजिए कि नक्शा हम लोग बना देते हैं। देखिए एक मान लीजिए यहाँ उड़ीसा में दो कौन था, यहाँ, और एक यहाँ महाराष्ट्र में था, और एक गुजरात में था, और एक यहाँ देख लीजिए तो आपका उत्तराखंड में था, है ना, उत्तराखंड में था, और बाकी दो यहाँ था, और एक नीचे देख लीजिए तो आंध्र प्रदेश में था। तो अशोक बताइए यहाँ आंध्र उड़ीसा के दोनों में क्या लिखवा है कि सारे प्रजा हमारे संतान, इसलिए लिखवा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ यह लिखवा जाता है इसमें हम कलिंग युद्ध किए हैं तो यहाँ का लोग जान जाता, क्योंकि यहाँ का लोग हमेशा इसके घूमते रहते थे, यानी कि लोग हमेशा उसके आसपास जाते रहते थे, है ना। वैसे मान लीजिए कि आप नजदीक में आपके गाँव में पुल है तो आप अपने गांव के पुल पर हमेशा आते जाते रहते हैं, तो जो वहाँ चीज लिखा रहेगा तो आप, है ना, हमेशा रिकॉर्ड करें, अपने ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ये देखिए यहाँ से कहाँ आंध्र प्रदेश तो काफी दूरी है, उसके बाद यहाँ इधर देखिएगा तो कहाँ है आपका महाराष्ट्र और गुजरात में, तो लोग इतना दूर तो मतलब न कवर जाएगा। अगर आप देखिए जनरली आप मान लीजिए गया आपका कहाँ है, आप अपने गाँव में देख लीजिए, अपने गाँव में मान लीजिए रहते हैं, और आपका मतलब पटना के क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, पटना के लोकल क्षेत्र में आप रहते हैं और पश्चिम चंपारण या पूर्वी चंपारण में कुछ चीज लिखा है तो क्या, या दूसरे स्टेट में उत्तर प्रदेश में लिखा है तो क्या आप उसको पढ़ने जाइएगा? नहीं, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अशोक ने लिखा है कि लोग इतना दूर तो जा नहीं सकते, और जाएंगे भी तो एक आध दूर को जाएंगे तो जाएंगे, है ना। और आज क्या है, सोशल मीडिया, उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। अगर सोशल मीडिया का उस समय जमाना रहता तो लोग फोटो खींचता और तुरंत इन लोगों को, यानी कि धौली और जोहर के लोगों को, यानी उड़ीसा के लोगों के पास भेज देता व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। देखिए कि तुम लोग आज अशोक के साम्राज्य में नहीं था, अशोक ने तुम लोगों को जीत कर मिला है ना। तो उस समय फेसबुक और सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था, है ना। तो इसलिए अशोक ने इसका काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए ना कि अशोक ने इस दोनों जगह पर क्या लिखवाया है, अल्ले सारे प्रजा मेरे संतान है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, अतिरिक्त अभिलेख कहेंगे। और एक बच गया क्या, 14 में अशोक ने क्या किया है कि अशोक ने धार्मिक जीवन जीने का उल्लेख किया। क्या किया है कि अशोक ने अपने प्रजा को कहा कि आप धार्मिक जीवन जिए, है ना। इस अशोक ने क्या कहा है, बृहद शिलालेख संख्या 14 में धार्मिक जीवन जीने का उल्लेख। तो ये आपका बृहद शिलालेख संख्या 14 कंप्लीट, यानी पूरा कंप्लीट होगा। अब हम लोग देखेंगे लघु शिलालेख। लघु शिलालेख तो आपको पिछले क्लास में बताए थे कि अशोक का वैसा लेख, अशोक का वैसा अभिलेख जिसकी संख्या 14 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बृहद शिलालेख। लेकिन वैसा अशोक का वैसा अभिलेख जिसकी संख्या कितनी है, 14 से कम है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो लघु शिलालेख। तो इस क्या होगा, 14 से कम। अब हम लोग देखेंगे जो अशोक लघु शिलालेख है, इसमें अशोक का जीवनी का यानी जीवन का उल्लेख मिलेगा। जीवन संबंधी, अशोक के जीवन संबंधी जितना भी घटना है, यानी कि अशोक का जीवन का उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो आपको लघु शिलालेख में मिलेगा। जैसे अशोक का नाम देखिए, अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है बताइए, तो गुर्जरा और मास्की। गुर्जरा कहाँ पड़ता है, देखिए गुर्जरा और मास्की एक आंध्र प्रदेश में कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक, और ये एमपी में पड़ता है। इस दोनों जगह पर, इस दोनों का अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक। इस दोनों जगह पर अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक, है ना। और एक है कौन, भाबरू का अभिलेख में क्या अशोक का मिलता है, जो कहाँ है, राजस्थान। एक इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक ने स्वयं को, भाबरू के अभिलेख में अशोक ने क्या कहा है, स्वयं को मगधाधीराज। अशोक ने क्या स्वयं को कहा, मगधाधीराज है। मतलब हम पूरे मगध का साम्राज्य है, पूरे क्षेत्र का, पूरा भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, नेपाल और बांग्लादेश का हम पूरा क्या है, मगध का शासक है, राजा, मगध का हेड है। किसमें कहा है, तो भाबरू को अभिलेख में। एक आपको अफगानिस्तान में मिलेगा, एक कौन सा अभिलेख, कंधार। और ये कंधार कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान। अगर प्रॉपर जगह का नाम पूछेगा तो शेरकुना का, यानी अफगानिस्तान का कौन है, कंधार। और कंधार में भी कौन जगह है, शेरकुना। तो शेरकुना से अशोक का अभिलेख द्विभाषीय मिला है। कौन भाषीय मिला है, द्विभाषीय।
द्विभाषीय अभिलेख मिला है। अशोक का द्विभाषीय मतलब एक भाषा का दो भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी अशोक के कंधार के जो अभिलेख मिला है उसमें अशोक का दो भाषा, अशोक ने उसमें दो भाषा का प्रयोग किया है। पहला आरामाइक और दूसरा क्या है, यूनान भाषा यानी ग्रीक भाषा का प्रयोग किया है। यानी कि इसमें दो भाषा का मिला प्रयोग किया अशोक ने। यानी अशोक ने कंधार अभिलेख में क्या दो भाषा का प्रयोग किया, पहला भाषा आरामाइक और दूसरा यूनान। चूंकि ये किसके ईरान के संपर्क यानी ईरान के नजदीक था, इसलिए इसका है ना यूनान भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए समझ में नहीं आ रहा था एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग जब किसी एक पेपर का एग्जाम देते हैं तो हमारा पेपर होता है दो भाषा में रहता है, एक रहता है इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो एक ही पेपर दो भाषा में रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विभाषीय पेपर। जो हमारा प्रश्न रहता है, मान ली बीपीएससी का हम लोग एग्जाम देंगे तो इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में, या किसी भी एग्जाम देंगे यूपीएससी का भी देंगे, चाहे फिर रेलवे एसएससी किसी का एग्जाम दीजिएगा, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड भी एग्जाम दीजिएगा तो उस पर भी दो भाषा में रहे, इंग्लिश और हिंदी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विभाषीय पेपर या इन द्विभाषीय एग्जाम कहेंगे। और इसमें दो भाषा का प्रयोग किया गया यानी किसमें, तो कंधार के अभिलेख में, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विभाषीय अभिलेख। और एक किस कौन कौन भाषा का प्रयोग किया गया, तो पहला भाषा आरामाइक और दूसरा यूनान भाषा, है ना। तो ये आपका भारत अशोक का शिलालेख कंप्लीट हो गया, यानी बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख भी कंप्लीट होगा। तो हेडिंग में लिखिए, है ना, लिखिए संख्या 8 और लिखिए इसमें अशोक ने धम्म यात्रा का उल्लेख किया है। इसमें अशोक ने धम्म यात्रा का उल्लेख किया है। उसमें लिखिए, फिर लिखिए बृहद शिलालेख संख्या 9 लिखिए। इसमें अशोक ने सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया है। उसके बाद लिखिए बृहद शिलालेख संख्या 10 लिखिए। 10 में क्या लिखा, देखिए अशोक ने इसमें लिखिए, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के लिए सोचेगा। हमेशा प्रजा के लिए हित के लिए सोचे। उसके बाद लिखिए 11 लिखिए। इसमें अशोक ने धम्म का व्याख्या किया है। उसके बाद लिखिए 12 लिखिए। इसमें अशोक ने स्त्री महामात्र का नियुक्ति किया है तथा सभी प्रकार के विचारों का समान भाव दिया है। तो ये 12 कंप्लीट। उसके बाद 13 लिखिए 13 लिख के डैश दीजिए 13 लिखिए। इसमें अशोक ने कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है तथा उड़ीसा के दो अभिलेख कौन-कौन, तो उड़ीसा के दो अभिलेख धौली और जोहड़ में इसके बदले यानी किसके बदले, तो कलिंग युद्ध के बदले, यानी कलिंग युद्ध के बदले सारे प्रजा मेरे संतान का उल्लेख किया है। जिसे इसे अतिरिक्त अभिलेख भी कहते हैं। उसके बाद लिखिए 14 बृहद शिलालेख संख्या 14। इसमें लिखिए, इसमें अशोक ने प्रजा को धार्मिक जीवन जीने का आदेश दिया है। तो आपका बृहद शिलालेख कंप्लीट हो गया। उसके बाद हेडिंग में लिखिए अशोक का लघु शिलालेख। अशोक का लघु शिलालेख लिखिए। इसमें देखिए अशोक का वैसा अभिलेख डैश देखिए, अशोक का वैसा अभिलेख जिसकी संख्या 14 से कम हो उसे लघु शिलालेख कहेंगे, उसे लघु शिलालेख कहते हैं। उसके बाद लिखिए अशोक का जीवन संबंधी व्याख्या। अशोक के जीवन का उल्लेख लघु शिलालेख में मिलता है। तो फिर लिखिए गुजरा कहाँ पड़ता है, एमपी में। गुजरा और मास्की के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। उसके बाद लिखिए भाबरू का अभिलेख कहाँ है, राजस्थान में। तो भाबरू का अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है।
स्वयं को मगधाधिराज कहा है, यानी मगध का हेड है। उसके बाद लिखिए कंधार, कंधार में जगह लिखिए सिरकुना, कोष्ट में लिखिए कंधार से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं। द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए जिसमें पहला भाषा आरामाइक और दूसरा यूनान, कोष्ट में ग्रीक लिख लीजिए, यूनान का प्रयोग किया गया है, जिसमें पहला भाषा आरामाइक और दूसरा यूनान भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया कौन, अशोक का बृहद शिलालेख। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री में अशोक का स्तंभ लिखेंगे, एक क्लास में उसको निपटा देंगे, है ना। तो फिर है ना, तो इसको अगर यहाँ तक अगर कुछ दिक्कत आ रहा है या नहीं समझ में भी आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। देखिए आप लोग कमेंट में जो भी आपका डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए, हम आपको प्रत्येक आपका कमेंट का हम जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना। और दूसरी बात, आप हमेशा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कीजिएगा है ना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम आपके साथ पूरा एनर्जी के साथ, जितना आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक शेयर कीजिएगा तो सब्सक्राइब बढ़ेगा, तो हम आप पूरा एनर्जी के साथ आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेंगे, है ना। तो चलिए इसको खूब शेयर कीजिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।